यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में जो हम आपको एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी करा रहे हैं उसमें अब हम लेसन नंबर 2 पर आ गए हैं और लेसन नंबर 2 जो है हमारा वो है सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो देखिए सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो इसलिए डाला है क्योंकि जब आप वॉलरस एंड मॉलरस का एक जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो उसमें ये वाला जो कंसेप्ट है वो यूज होगा और उसी कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझाने के लिए हम आपको ये वाला जो सप्लाई साइड है वो समझना भी जरूरी है। तो अगर आपको मान लीजिए सप्लाई के बारे में नॉलेज है तो आप इस वीडियो को भी स्किप कर सकते हो और अगर आपको मान लीजिए बेसिक्स नहीं है तो आप एक बार इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। हालांकि यूपीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपके बेस को मजबूत कराने के लिए हम आपको ये वीडियो भी बना रहे हैं। तो इसमें चैप्टर में हम आपको 3 वीडियो के समझाएंगे, जो कि वीडियो नंबर 4 है हमारी, वो हम आपको बता देते हैं। वीडियो नंबर 4 जो है वो हमारी है सप्लाई फंक्शन के बारे में। इसके अलावा लॉ ऑफ सप्लाई हम डिस्कस करेंगे, कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। तो इस वीडियो को तो हम प्राइवेट रख रहे हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल सी वीडियो है, तो इस वीडियो को तो हम प्राइवेट रख रहे हैं। इसके अलावा वीडियो नंबर 5 जो है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये वाली वीडियो तो हम आपको आगे फर्दर बताएंगे। इसके अलावा अगली जो वीडियो होगी बच्चों वो होगी वीडियो नंबर 6, जिसमें हम आप बच्चों को प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बताएंगे, किस तरीके से मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। इसके अलावा चेंज इन इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे और प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट जो टॉपिक्स है, ये लेसन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। तो बच्चों ये सारे के साथ ये तैयारी जो है वो यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के अकॉर्डिंग ही हम आप बच्चों के लिए करा रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाकर पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी, जो भी हम वीडियो जो यूट्यूब पे डालेंगे। हालांकि सारी की सारी वीडियो हम यूट्यूब पे डालेंगे नहीं, और आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, अगर आप उसको डाउनलोड करके वहां से कोर्स को एक्सेस करते हैं तो आपको सारी की सारी वीडियो मिलेंगी बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 5, जिसमें हम समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। अगर हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये प्रोपोर्शन होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन और एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस का। यानी कि ये बताता है कि अगर प्राइस में 10% चेंज होता है और डिमांड में सप्लाई में 20% चेंज होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी 2। इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है 2। ये 2 बताता है कि अगर प्राइस में 20% चेंज होगा तो सप्लाई में 40% चेंज होगा। यानी कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो तो केवल आपको डायरेक्शन बताएगा कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस घटने से सप्लाई घटेगी। लेकिन अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताता है। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन इनिशियल सप्लाई into 100 upon change in price upon initial price into में 100। तो ये 100 से 100 कट हो गया, यानी कि चेंज इन सप्लाई डेल्टा क्यू हम लिख देते हैं अपॉन इनिशियल क्वांटिटी को क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस को P और इनिशियल प्राइस को P। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, और इसको चेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। तो यहाँ पर ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला हो गया और यहाँ पे जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। एक्चुअली जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो साइन होता है वो पॉजिटिव साइन होता है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो साइन होता है वो नेगेटिव साइन होता है। पॉजिटिव साइन होने का मतलब है कि ये बताना चाह रहा है कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी सप्लाई घटेगी। यानी कि ये जो पॉजिटिव साइन है ये इसके डायरेक्शन को दिखाता है, और इसी तरीके से जो नेगेटिव साइन है वो बताता है कि प्राइस अगर बढ़ेगी
तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो घटेगी, और प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव डायरेक्शन को दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी के, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो पॉजिटिव साइन होता है वो प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, यानी कि कितने तरीके की होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिक सप्लाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो इसके 5 टाइप से। पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई उन चीजों की होगी या उस कंडीशन में कहलाएगी जब किसी भी गुड्स का प्राइस राइज करने से या फॉल करने से क्वांटिटी सप्लाई में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता। जैसे कि मान लीजिए कि किसी गुड्स का प्राइस 100 है और सप्लायर केवल उसकी 100 यूनिट ही सप्लाई कर सकता है। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई तब कहलाएगी अगर प्राइस उसका 150 हो जाए तो भी सप्लायर केवल 100 यूनिट ही सप्लाई कर पाएगा, और अगर उसका प्राइस 50 हो जाए तो भी सप्लायर उसका सप्लाई 100 ही करेगा। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले में यूज करें परसेंटेज चेंज इन सप्लाई में, तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 0% है और परसेंटेज चेंज इन डिमांड मान लीजिए 50% है। तो अगर हमारा आंसर आएगा तो 0 आएगा, इसलिए इस केस में ईएस को हम जीरो इलास्टिसिटी भी कहते हैं। यानी कि इस केस में बताया जा रहा है कि प्राइस चेंज होने से सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो सप्लाई कर्व होगा वो इस तरीके का आ जाएगा, यानी कि ये बता रहा है कि प्राइस अगर चेंज होता भी है, तो अगर प्राइस में कोई चेंज होता भी है, प्राइस राइज करे या प्राइस फॉल करे, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो सेम रहेगी, क्वांटिटी सप्लाई जो है वो सेम क्वांटिटी पे रहेगी। तो इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई तब कहलाती है जब प्राइस में बिना किसी चेंज के भी सप्लाई में बहुत अधिक चेंज हो सकता है। यानी कि प्राइस अगर आपका 100 ही रहे तो सप्लाई 150 हो जाएगी, प्राइस अगर 100 ही रहे तो सप्लाई 50 हो जाएगी। तो इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना हुआ है इस केस में, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 50 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 है। तो इसका जो इन्फिनिट आंसर होगा इलास्टिसिटी सप्लाई का वो इन्फिनिटी होगा। यानी इस केस में जो सप्लाई कर्व होगा वो बनेगा ओ एक्स के पैरेलल, इस तरीके का सप्लाई कर्व होगा जो ये बता रहा है कि प्राइस आपका कुछ भी रहे, प्राइस आपका सेम रहेगा चाहे सप्लाई आपकी ज्यादा हो जाए, यानी कि मोर सप्लाई एट लेट एंड लेस सप्लाई योर प्राइस विल रिमेन सेम। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन सप्लाई जो है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो इस केस को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अगर हम बात करें मोर इलास्टिक सप्लाई की, तो मोर इलास्टिक सप्लाई तब होगी व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में जितना भी परसेंटेज चेंज आता है, अगर सप्लाई में उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज आता है तो उसको हम कहेंगे मोर इलास्टिक सप्लाई। जैसे कि मान लीजिए कॉम्बिनेशन ए ले लेते हैं, प्राइस 100 पर जो सप्लायर है वो 100 सप्लाई कर रहा है। अगर मान लीजिए कि प्राइस उसका बढ़कर हो जाता है 120 और सप्लायर जो है वो सप्लाई कर देता है 150, तो आप देख पा रहे हैं कि इस केस में जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है वो 50% है और परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस है वो 20% है। तो जो आंसर आएगा वो 2.5 आएगा, इसलिए इसको ES मोर देन 1 भी कहते हैं, यानी कि मोर इलास्टिक सप्लाई या यूनिटरी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अगर आप इस केस का डायग्राम की बात करें तो 100 प्राइस पर 100 सप्लाई है। अब प्राइस में देखिए थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन सप्लाई में है ज्यादा चेंज आएगा, ए एंड बी। तो अगर आप इन दोनों कर्वों को स्टार्ट जोड़ोगे तो जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और इस केस में जो ES होगा वो मोर देन 1 होगा। अगर हम लेस इलास्टिक सप्लाई की बात करें तो इस केस में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई जो होगा वो लेस देन होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। यानी कि
प्राइस में चेंज जो होगा वो ज्यादा होगा और सप्लाई में जो चेंज होगा वो कम होगा। जैसे कि यही एग्जांपल से मान लीजिए प्राइस 100 पर क्वांटिटी 100 है। अब इस केस में भी प्राइस में 20% का ही चेंज आता है, मान लीजिए इसी की तरीके से। लेकिन यहां पर जो सप्लाई चेंज हुई थी वो 50 यूनिट चेंज हुई थी, 50%। लेकिन यहां पर केवल सप्लाई इंक्रीज तो होगी लेकिन 10% होगी। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई जो है वो 10% है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% है। जो आंसर आएगा वो ईडी लेस देन 1 आएगा, जो होगी वो लेस देन 1 होगी। सॉरी ईडी नहीं, ईएस, ईएस जो होगी वो लेस देन 1 होगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अब इस केस में देख पा रहे हैं कि 100 प्राइस सप्लाई जो है वो 100 क्वांटिटी है 100 प्राइस पर, और प्राइस अगर इंक्रीज होके 120 हो जाता है, मान लीजिए 120 प्राइस हो जाता है, तो इस केस में जो सप्लाई होगी वो इंक्रीज तो होगी लेकिन थोड़ी सी कम यूनिट्स में होगी, कम नंबर्स में, 110। तो मान लीजिए आपका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको आप जोड़ेंगे तो जो सप्लाई कर्व होगा वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। अगर हम यूनिट इलास्टिक सप्लाई की बात करें तो मान लीजिए कि हमारा प्राइस 100 है, क्वांटिटी भी 100 है। इस केस में प्राइस में अगर 20% राइज होता है तो सप्लाई भी 20% ही राइज होगी। यानी कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा उतना ही परसेंटेज चेंज सप्लाई में भी होगा, क्योंकि प्राइस में परसेंटेज चेंज और सप्लाई में परसेंटेज चेंज बिल्कुल इक्वल है। इसलिए जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो लेस देन 1 होगी, वो इक्वल टू 1 होगी। तो इस केस में क्या होगा, प्राइस 100 पर क्वांटिटी 100 है, एक कॉम्बिनेशन ले लिया हमने, और प्राइस जैसे ही 120 हो जाता है सप्लाई भी 120 ही हो जाएगी। तो इस केस में जो कर्व होगा वो ओरिजिन पॉइंट से आएगा और बिल्कुल इस तरीके का होगा। यानी कि ईडी मोर देन 1 के केस में एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, ईडी लेस देन 1 के केस में एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, और ईडी इक्वल टू 1 के केस में 0 से भी स्टार्ट होगा। तो इसको हम ज्योग्राफिकल मेथड के साथ, अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें इस बात का जवाब देना है कि सप्लाई किस कंडीशन में मोर इलास्टिक होगी और किस कंडीशन में लेस इलास्टिक होगी। मोर इलास्टिक का मतलब है, मोर इलास्टिक का मतलब है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई is more than percentage change in price। इसी तरीके से लेस इलास्टिक का मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस की। यानी कि मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक में आपको बताना है कि कब कोई गुड्स की सप्लाई मोर इलास्टिक होगी और कब किसी गुड्स की सप्लाई लेस इलास्टिक होगी। जैसे कि हम बात करें टाइम पीरियड की, तो एक होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है मार्केट पीरियड, और एक होता है लॉन्ग पीरियड। तो मार्केट पीरियड वो होता है जो बहुत थोड़ा समय है। इस केस में सप्लाई को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए मार्केट पीरियड की केस में जो सप्लाई होगी वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि 1 मिनट के अंदर आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए जो 1 मिनट का समय है वो शॉर्ट पीरियड नहीं है बल्कि मार्केट पीरियड है। शॉर्ट पीरियड वो होता है जिसमें थोड़ा समय ज्यादा होता है मार्केट पीरियड के कंपेयर में, और इस केस में हम सप्लाई को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं लेकिन बहुत चेंज नहीं कर सकते। इसलिए शॉर्ट पीरियड में जो सप्लाई होगी वो होगी लेस इलास्टिक। और अगर हम बात करें लॉन्ग पीरियड की, तो लॉन्ग पीरियड में सप्लाई को हम काफी ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए लॉन्ग पीरियड में जो सप्लाई होगी वो मोर इलास्टिक होगी। अगर हम नेचर के ऑफ गुड्स की बात करें, यानी कि अगर गुड्स है ड्यूरेबल, जैसे कि एसी, चेयर, टेबल, इन सब की सप्लाई को
इंक्रीज किया जा सकता है ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि ये खराब नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई गुड्स परिशिएबल है, जैसे मिल्क, फूड, ये इन सब की सप्लाई लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि इनके खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर गुड्स ड्यूरेबल है तो उसकी सप्लाई मोर इलास्टिक होगी, और अगर गुड्स परिशिएबल है, खराब होने वाली है, तो उसकी सप्लाई लेस इलास्टिक होगी। अगर हम प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्निक की बात करें, तो अगर प्रोडक्शन का जो मेथड है वो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स मेथड की वजह से उसकी सप्लाई जो होगी वो लेस इलास्टिक होगी। और अगर टेक्निक सिंपल है तो उसे करने वाले भी ज्यादा होंगे, और उसकी सप्लाई जो होगी वो मोर इलास्टिक होगी। अगर हम बात करें नेचर ऑफ इनपुट्स की, तो इनपुट का मतलब जो किसी गुड्स के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई शर्ट बनानी है, और शर्ट का जो कपड़ा है वो किसी स्पेशल चीज से बनता है, तो उसको सप्लाई जो होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि वो जो इनपुट्स है वो रेयर अवेलेबल है। और अगर वही इनपुट्स इजीली अवेलेबल हैं, तो आप ज्यादा क्वांटिटी भी सप्लाई कर सकते हो। तो अगर गुड्स का जो इनपुट यूज होते हैं किसी गुड्स को बनाने में, अगर वो रेयर हैं, उनकी सप्लाई जो है वो मुश्किल से होती है, तो उनकी जो सप्लाई होगी वो लेस इलास्टिक होगी। और अगर इजीली अवेलेबल है, तो उसकी सप्लाई जो होगी वो मोर इलास्टिक होगी। अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज का मतलब है कि जो उसका एवरेज कॉस्ट है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इस पॉइंट से ऊपर है, इंक्रीजिंग लेवल पे आ रहा है। तो आप जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। इस केस में आप सप्लाई में थोड़ी सी इंक्रीमेंट करो, थोड़ा सा बढ़ाओगे। और अगर आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगातार कंटिन्यूसली गिर रही है प्रोडक्शन होने से, तो आप सप्लाई होगी मोर इलास्टिक। यानी कि अगर कोई फर्म इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो सप्लाई जो होगी वो लेस इलास्टिक होगी। और अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो जो सप्लाई होगी इट विल बी मोर इलास्टिक। प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करें, तो किसी फर्म के पास अगर कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सेस है, तो वो ज्यादा सप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है ही नहीं, यानी कि वो चाहकर भी आगे प्रोडक्शन कर नहीं सकता, या थोड़ा कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी उसके पास है ही नहीं, तो इस केस में जो सप्लाई होगी इट विल बी लेस इलास्टिक। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।